हेलो एवरीवन। स्टूडेंट केवीएस के पेपर हो गए और आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स ने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस भेजे हैं एंड उनका सॉल्यूशन भी पूछा है। तो आज के इस वीडियो में मैं जो केवीएस का पेपर हुआ है उसमें मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चंस आप लोगों के द्वारा भेजे गए और जो भी आपने डाटा दिया है वॉटेवर आप अपने मेमोरी बेस्ड आपने जो भी डाटा दिया है मैं उसको सॉल्व करवा देती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन का, जैसे आपने सवाल किया था मैंने एग्जैक्टली वैसे ही फॉन्ट रख दिए। स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना था इंडिविजुअल सीरीज़ का और 10, 20, 30 से लेकर के 70 तक आपको डाटा दिया गया था। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल वाला फॉर्मूला यहाँ लगेगा। क्यों? क्योंकि ये इंडिविजुअल सीरीज़ है। इंडिविजुअल सीरीज़ में सिग्मा समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर लेते हैं और डिवाइडेड बाय एन। एन मतलब नंबर ऑफ आइटम्स है ना, ऑब्जर्वेशंस की संख्या कितनी है, अवलोकन की संख्या कितनी है, और x माइनस एक्स बार मतलब क्या है, यहाँ पर माध्य है। तो दो चीज़ें निकालनी है। सबसे पहले तो आपको माध्य निकालना है। माध्य का फॉर्मूला आप लगाओगे सिग्मा समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। सिग्मा समेशन एक्स मतलब कि यहाँ पर जितनी संख्याएं उन सभी को हम जोड़ लेंगे, है ना। तो इन सभी का जोड़ कितना आएगा, 30, 60, 100, 150, 210 और यहाँ तक 280। तो 280 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू आपका आ गया 40। ठीक है, जब एक बार मीन निकल जाता है तो मीन निकलने के बाद आपको टेबल तैयार करना है। टेबल मैं यहीं पर ऊपर में तैयार करती हूँ। देखो आपको कितना दिया गया है, 10 दिया गया है, 20 दिया गया है, 30, 40, 50, 60 और 70। अब हमें मीन मिल गया है। तो x माइनस एक्स बार जब आप करेंगे तो यहाँ पर -30, -20, ठीक है, -10, 0, 10, 20, 30 इस तरीके से आएगा। अब इसका हमें बार करना पड़ेगा, जिसको हम x माइनस एक्स बार को हम डेविएशन कहते हैं। ठीक है ना, तो डेविएशन का स्क्वायर करना पड़ेगा। डेविएशन का स्क्वायर आप करोगे तो 900, 400, 100, 0, अगेन 100, 400 एंड 900। इन सभी का जोड़ हमें निकालना पड़ेगा। 9, 9, 1800, 19, 20। तो इन सभी का जोड़ अगर आप निकालते हो तो आपका जोड़ आ जाता है 2800। राइट, ये हमने क्या किया, हमने जो मीन निकाला था उसको x माइनस एक्स बार किया पहले, फिर डेविएशन निकल गया, विचलन निकल गया, अब विचलन का स्क्वायर किया, है ना। प्रमाप विचलन इसी तरीके से निकालते हैं ना। मैंने आपको बताया था प्रमाप विचलन निकालने के लिए इकोनोमेट्रिक्स में भी मैं पढ़ाती हूँ कि प्रमाप विचलन जो है वो सबसे सटीक माप होता है, क्योंकि क्या करते हैं इसमें डेविएशन का स्क्वायर करते हैं, है ना। कोई अंक जो है यहाँ से अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन अपने पथ से अगर भटक जाता है तो उसका विचलन कितना है इतना जानने की कोशिश करते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में हम क्या करते हैं, विचलन को स्क्वायर करते हैं ताकि त्रुटि की संख्या कम रहे। ठीक है, ये तो इकोनोमेट्रिक्स है। अच्छा, अब हम फॉर्मूला लगा देंगे तो रूट ओवर x माइनस एक्स बार हमारा कितना है, 2800 डिवाइडेड बाई 7। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, रूट ओवर 400 इज इक्वल टू 20। तो अगर यही पूछा गया था, अगर इंडिविजुअल सीरीज आपको यही पूछा गया था 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70, तो इस तरीके से बनेगा। और ये बहुत ही सिंपल सा था। अदरवाइज स्टैंडर्ड डेविएशन के सवाल काफ़ी डिफिकल्ट भी आते हैं, है ना। तो आई होप अगर ये सीरीज था तो इस तरह से बनेगा। अगर आपको लगता है ये इसकी जगह कोई और भी संख्या था तो आप अपने मेमोरी बेस्ड उसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। और दिस विल बी द फॉर्मूला। सेकेंड क्वेश्चन आप लोगों ने भेजा है, ये क्वेश्चन मैक्रो का है। ठीक है, मैक्रो से क्वेश्चन आया कि कंजम्पशन का इक्वेशन आपको दिया हुआ है 50 प्लस 0.8 YD। मैं कई बार अपने क्लास में बता चुकी स्टूडेंट, YD मतलब क्या होता है, डिस्पोजेबल इनकम। YD का फॉर्मूला क्या होता है, Y माइनस टी, मतलब आपकी जो आय है उसमें से आप करारोपण को घटा लेते हो। आय में से हम क्या घटाते हैं, आय में से हम कर को घटा लेते हैं। तो यहाँ पर कर आपको 0.25 दिया गया, तो सबसे पहले तो ये जो C का फंक्शन है इसको हम बड़ा कर देंगे 50 प्लस 0.8 और y माइनस 0.25। अगर जो टैक्सेशन 0.25 दिया गया है तो इस तरह से बनेगा। अगर करारोपण आपको 25 था तो फिर इक्वेशन बदल जाएंगे। देखिए मैं 0.25 रख के बना रही हूँ। संतुलन कैसे होता है, संतुलन पर आपको y, अब यहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट के आंकड़े नहीं दिए, आपने केवल टैक्सेशन के आंकड़े दिए, है ना। इन्वेस्टमेंट का आंकड़ा इसमें नहीं है, क्योंकि हमारा जो संतुलन होता है 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था हो या 3 क्षेत्रीय हो, y बराबर C प्लस आई होता है ना। 3 क्षेत्रीय हो तो I प्लस जी भी हो जाता है।
तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का आंकड़ा नहीं दिया गया, केवल आपको करारोपण दिया गया है। तो हम इसी तरह से बनाएंगे y इज इक्वल टू 50 प्लस 0.8 y माइनस 0.8 इंटू 0.25, है ना, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे और घटाएंगे, है ना। मैं नेक्स्ट पेज ले लेती हूँ। तो यहाँ मैंने आप लोगों को इसका आंसर जो बताया, y इज इक्वल टू 50 प्लस 0.8y, है ना, और माइनस, अब देखो 0.8y इसको मैंने गुना कर दिया था, और माइनस 0.8 इंटू 0.25 को आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 0.200 इस तरीके से आएगा, ठीक है। 0.5 अब यहाँ पर 50 है और यहाँ पे 0.8y है, तो देखो दोनों y को इकट्ठा लाना है। इस y को हम इस y के साथ घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा 1y, अब कुछ भी नहीं है तो 1 है ना, 1y माइनस 0.8y। ये हमने क्या किया, यहाँ पर जहाँ पर कुछ भी नहीं रहता है वहाँ पर 1 हमेशा रहता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 1 में से आपको 0.8 आपने घटा लिया। अब यहाँ पर आपके पास क्या बच गया, 50 माइनस 0.2, है ना। बहुत ही ऑड सा आंकड़ा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन अगर ये आया है तो ऐसे ही बनाएंगे हम। अब एक में से 0.8 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 0.2y, है ना। y को हम कॉमन ले लेंगे, 0.2y, और इज इक्वल टू 50 माइनस 0.2, तो हमारा कितना आएगा 49.8। दोनों तरफ का हम पॉइंट हटा सकते हैं, है ना, पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो गया। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 498 डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब हमारा जवाब क्या होगा 249, है ना। इसको काटेंगे तो अब आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट कह रहे हो मैम 25 आंसर था, 2.5, तो 2.5 आंसर कैसे आएगा, दोनों तरफ का दशमलव तो हमें कैंसिल करना पड़ेगा। दोनों तरफ का दशमलव कैंसिल करोगे तो 498/2 आएगा, तो हमारा जवाब 249 होगा। फिलिप्स कर्व से सवाल आए थे स्टूडेंट। फिलिप्स कर्व जो है आपको ये भी बहुत ही सिंपल सा सवाल है, मैं इसके बारे में भी आपको बता चुकी हूँ स्टूडेंट कि फिलिप्स कर्व जो है वो बेरोजगारी और वेज रेट के बीच में विपरीत संबंध बताता है। फिलिप्स कर्व कुछ इस तरह से हम बनाते हैं, यहाँ पर हम क्या लेते हैं, वेज रेट लेते हैं, और यहाँ पर हम लेते हैं अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी की दर को। तीसरा सवाल आया था गिनी कोएफिशिएंट, गिनी गुणांक, जो कि आप लॉरेंज कर्व वाला जो डायग्राम बनाते हो उसमें गिनी गुणांक, इन दोनों क्षेत्रफल का हम क्या लेते हैं, इन दोनों क्षेत्रफल का हम अंतर लेते हैं। मतलब ये शेडेड एरिया कितना है और उसको हम डिवाइड करते हैं कि ये टोटल एरिया कितना है, जो ब्लैंक एरिया कितना है। और अगर गिनी गुणांक जो है 0 आता है, इसका मतलब परफेक्ट इक्वालिटी है। अगर गिनी गुणांक 0 आता है मतलब कि परफेक्ट इक्वालिटी होती है, ठीक है, किसी तरह की इनकम की असमानता नहीं है। और अगर गिनी गुणांक 1 आता है इसका मतलब मैक्सिमम इनइक्वालिटी है। इसके बाद आया वर्मा कमेटी। देखो वर्मा कमेटी जो है वो वीक पब्लिक सेक्टर बैंक्स पर आया था। परफेक्ट कंपटीशन से भी कुछ सवाल आए थे, आप लोगों ने सवाल नहीं भेजे हैं, बट परफेक्ट कंपटीशन से अगर सवाल थे तो इजी ही होंगे। सेंसस 2011 पूछा गया स्टूडेंट। सेंसस 2011 जो है आप लोग अगर यूजीसी नेट के लिए भी तैयारी कर रहे हो या पीजीटी के लिए भी कर रहे हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके आंकड़ों को आपको देखना चाहिए। प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर, प्राइस सीलिंग क्या है और प्राइस फ्लोर क्या है, तो बहुत ही इजी था। सीलिंग मतलब क्या होता है, छत, है ना, और फ्लोर मतलब क्या होता है, जमीन। सीलिंग की बात की जा रही है, मतलब सरकार कुछ इतना ये सरकार प्राइस को वहां तक फिक्स करना चाहती है जहां से वो ऊपर ना बढ़े, है ना, ये अधिकतम सीमा है। सीलिंग मतलब प्राइस की जो है ये अधिकतम सीमा है जिससे प्राइस बढ़नी नहीं चाहिए। और फ्लोर मतलब क्या होता है, जमीन, मतलब कि वो न्यूनतम सीमा जिससे कि नीचे कोई भी कीमत नहीं जानी चाहिए, है ना, जिसको हम कहते हैं प्राइस फ्लोर। अगर मान लो एग्रीकल्चर सेक्टर में देख लो, अगर बहुत ज़्यादा ही सप्लाई हो रही है, अगर बहुत ज़्यादा ही प्रोडक्शन हो रहा है, उत्पादन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो कीमत गिर सकती है। लेकिन सरकार अगर कह दे कि नहीं भाई कीमत जो है मिनिमम इतना तो आपको मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्राइस फ्लोर सेट कर दिया गवर्नमेंट ने कि इससे नीचे कीमत नहीं जाएगी। और प्राइस सीलिंग मतलब छत, कि किसी चीज़ की प्राइस जो है वो इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तो प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट ये पूछा गया। AR और MR स्लो विच इज स्टीपर और फ्लैटर अंडर मोनोपोली। तो मोनोपोली में आप जब ग्राफ बनाते हो तो एवरेज रेवेन्यू का ग्राफ ऊपर का जो रेखा होती है, की जो रेखा होती है वो ऊपर की ओर होती है और MR की रेखा उसके नीचे की ओर होती है। तो कोई भी कर्व जो है धीरे धीरे करके इस तरीके से अगर जा रहा है तो फ्लैट है और इस तरीके से जा रहा है तो
स्टीपर है। रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर मैं कई बार बता चुकी हूँ स्टूडेंट। रेवेन्यू रिसीट या जिसको हम कहते हैं राजस्व आय, मतलब बार बार होने वाली इनकम। राजस्व आय सरकार को कैसे होती है? कर राजस्व और गैर कर राजस्व, कर राजस्व और गैर कर राजस्व। कर राजस्व में क्या आ जाता है? सरकार हमसे टैक्स लेती है। और गैर कर राजस्व में क्या आ जाता है? भाई स्टैम्प ड्यूटी आ जाती है, ये पेनाल्टी आ जाती है ना। तो रेवेन्यू रिसीट मतलब वैसी आय जो सरकार को बार बार हो रही है, रेकरिंग इन नेचर, है ना, जिसको सरकार को लौटाना नहीं पड़ता, किसी तरह पर सरकार पर दायित्व का निर्माण नहीं होता। दायित्व का निर्माण मतलब अगर सरकार ने आपसे कर लिया है तो सरकार पर कोई लाइबिलिटी नहीं है कि आपको टैक्स को वापस करे, है ना। तो रेवेन्यू रिसीट जो होती है रेकरिंग इन नेचर, बार बार होती है और उससे कोई लाइबिलिटी का निर्माण नहीं होता, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी मैं बता चुकी हूँ। पूंजी खर्च जिसको हम कहते हैं, पूंजी व्यय। पूंजी व्यय मतलब एक बार होने वाला व्यय, बहुत ही बड़ा व्यय, है ना। नॉट रेकरिंग इन नेचर मतलब कि कोई भी ऐसा व्यय जो केवल एक बार होता है, नॉट रेकरिंग इन नेचर। जैसे सरकार जो है अगर मान लो कि पुल बना रही है, रोड बना रही है, इन सभी चीज़ों पर जो व्यय हो रहा है उसको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना। और एक सवाल आप लोगों ने भेजा है कि मैम फिस्कल डेफिसिट फाइंड करने आया था। तो देखो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? सरकार का सबसे बड़ा घाटा है ये, है ना। सरकार का जो कुल व्यय है वो बढ़ जाता है, सरकार का जो कुल व्यय है बढ़ जाता है और कुल आय उससे कम रहती है। और कुल आय में हम उधार को नहीं लेते, ऑब्वियसली नहीं लेंगे, क्योंकि सरकार की जो आय के स्रोत हैं उसमें हम उधार को कैसे लेंगे? हम मान लो कि सरकारी नौकरी कर रहे हैं या हम काम कर रहे हैं, उससे जो अर्निंग आ रही है उसको तो हम कहेंगे ना कि ये मेरी आय है। अगर मैंने पड़ोसी से उधार लिया है तो उसको तो मैं अपनी कुल आय में शामिल नहीं करूंगी, है ना। तो इसी तरह से कुल व्यय में से कुल आय को घटा दिया जाता है और उसमें गवर्नमेंट क्या करती है कि एक्सक्लूड करती है, बोरोइंग्स को एक्सक्लूड करती है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बहुत बार मैंने पढ़ाया है स्टूडेंट, और उसको रिवाइज भी कराया है। आज मैं कहूँगी कि सवाल बहुत ही अच्छे पूछे गए थे, है ना। सवाल का स्टैंडर्ड बहुत ही बढ़िया था। एवरेज ये आपका है एवरेज प्रोडक्टिविटी एंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। मैं हर क्लास में आप लोगों को बताती थी कि प्रोडक्शन का जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और खासकर AP MP TP, है ना। कुल उत्पादकता, औसत उत्पादकता, सीमांत उत्पादकता से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो इनका जो ग्राफ है उसके ग्राफ पर आप सभी कमांड रखिए। ग्राफ पे कमांड रखोगे भाई तो कभी भी सवाल जो है आपका वो गड़बड़ नहीं हो सकता। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज का मैं हमेशा आप लोगों को ये बताती रही हूँ कि इनको ध्यान रखिएगा। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एंड एवरेज प्रोडक्टिविटी का इस तरीके से ग्राफ बनता है एंड दिस इज TP। तो अगर आपको ग्राफ याद है तो आप उससे कोई भी सवाल का जवाब दे सकते हो। फर्स्ट स्टेज, ये सेकेंड स्टेज, ये थर्ड स्टेज, है ना। तो बस एग्जाम में सवाल आते हैं, फटाफट इस ग्राफ को खींचना है। और जो भी सवाल आए थे आई होप मैंने जिनको भी पढ़ाया आप लोगों ने जवाब दिया होगा। और एग्जैक्टली सुबह से मुझे इतने मैसेजेस मिल रहे हैं कि मैम आपने जितना पढ़ाया था वो सब आ गया। तो थैंक यू सो मच। मुझे भी सुन के बहुत ही इनकरेजमेंट मिला कि अगर पढ़ाया हुआ आता है और आप सवाल को हल करके आते हो तो बहुत बड़ी बात है। अकॉर्डिंग टू कीन्स द रीजन फॉर इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, स्टूडेंट ये जो अनैच्छिक बेरोजगारी है इसका कारण कीन्स ने बताया था वेज रिजिडिटी। अगर जो मुद्रा मजदूरी मिलती है अगर उसमें रिजिडिटी आती है, फ्लेक्सिबिलिटी हो, अगर वो नम में हो तो कोई बात नहीं है, तब तो प्राइस और तब तो सप्लाई और डिमांड बराबर हो जाते हैं, है ना। लेकिन अगर किसी तरह से रिजिडिटी आती है तो डिमांड फॉर लेबर तो इस तरीके से जाता है, लेकिन सप्लाई ऑफ लेबर का जो ग्राफ होता है इस तरीके से ऊपर की ओर चला जाता है और ये जो एरिया होता है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का एरिया हो जाता है। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला पूछा था, देखो मैंने एग्जैक्टली इसी तरह से पेस्ट किया है। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ये इसका कॉन्सेप्ट भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है स्टूडेंट की दो वस्तु होती है ना। एक वस्तु की मात्रा में परिवर्तन और दूसरी वस्तु की कीमत में परिवर्तन, इन दोनों को हम कंसिडर करते हैं ना। एक वस्तु की मात्रा में परिवर्तन और दूसरी वस्तु की कीमत में परिवर्तन। तो इसको हम लिखते हैं डेल्टा QX डिवाइडेड बाय QX। मतलब कोई वस्तु है, वस्तु X, इसकी
मात्रा में क्या परिवर्तन होगा अगर कोई दूसरी वस्तु है, वस्तु y है ना, दो वस्तु है, दूसरी वस्तु y है जिसकी कीमत में परिवर्तन होता है। मान लो कि ये दूसरी वस्तु क्या है, ये दूसरी वस्तु हम मान ले कि चाय है, ठीक है। चाय की कीमत में अगर परिवर्तन होता है तो कॉफ़ी की मात्रा में, क्वांटिटी डिमांडेड, उस पर ज़रूर असर पड़ेगा, है ना। चाय की कीमत अगर गिरेगी तो क्या होगा, चाय की मांग बढ़ेगी, कॉफ़ी की मांग घट जाएगी। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है इसी तरीके से इसका फॉर्मूला बनता है। एक दो वस्तु को हम लेते हैं, एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है और उससे संबंधित दूसरे वस्तु की मात्रा में परिवर्तन होता है ना। जनरली हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, डेल्टा क्यू एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा पी एक्स इंटू पी बाई क्यू, इस तरीके से लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर एक वस्तु x और दूसरी वस्तु y। तो स्टूडेंट ये आप लोगों के कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे, और अगर एग्जैक्टली यही क्वेश्चन थे तो क्वेश्चन बहुत ही इजी थे। एंड क्वेश्चन को देख के मुझे भी खुशी हुई। और आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट ने तो बोला कि मैम आपका केवल टेस्ट सीरीज़ हमने ज्वाइन किया था एंड हमारा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया। तो आई होप फॉर द बेस्ट, आप सभी के रिज़ल्ट अच्छे आए। एंड जैसे ही इसकी आंसर की आती है, जस्ट सेंड इट टू मी, इन्फॉर्म मी। मैं आंसर की को भी एक बार आप लोगों के लिए चेक करूँगी, ठीक है। तो और भी अगर कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो स्टूडेंट। कमेंट बॉक्स में भी रहेंगे तो मैं उनको भी, इसका पार्ट 2 भी करा करके मैं इसको हल करके आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।